हेलो बच्चों। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने वेक्टर्स का पहला लेक्चर देखा था, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखे थे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स और कंपोनेंट्स निकालना सीखा था। ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखा था कि ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं कोई वेक्टर्स को। तो हम लोगों ने जो कंपोनेंट्स निकालना सीखा था तो वो थोड़ा सा अधूरा रह गया था, एक ही न्यूमेरिकल हो पाया था। तो आज हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं और एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे सपोज आपको एक कंपोनेंट्स का एक और क्वेश्चन में देता हूं। जैसे ये कोऑर्डिनेट है, ये 0,0 है, यहाँ पे कोई पॉइंट है 2,0 और यहाँ पे कोई पॉइंट है 0,2। ये कोई पॉइंट है A, ये कोई पॉइंट है B। ठीक है, तो कह रहा है कि ए बी वेक्टर को कैसे लिखेंगे। ए बी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, तो बेटा देखो, लिखने का तरीका तो मैं आपको बताऊं कि दो तरीके हैं। जैसे आपने पहले पढ़ा है कि कोई भी वेक्टर अगर लिखना है तो उस पे पहले लाइन ज्वाइनिंग कर देते हैं, और ये देखो ए बी लिखना है तो ये एरो ऐसे बन जाएगा। ठीक, तो अगर ए बी ऐसे बन गया तो मेथड दो है। तो पहला मेथड हम लोग लिख लेते हैं, मेथड 1, कि अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। तो पहला वेक्टर तो वही सबको आपको मैंने बताया है कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट x1, y1 है और यहाँ पे कोई पॉइंट x2, y2 है, तो हमें अगर ए बी वेक्टर चाहिए तो कैसे मिलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल आई कैप। ठीक है, तो इससे हमें ए बी वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर इसी तरह से देखो, फाइनल कौन सा, ये वाला है, इनिशियल ये वाला है। तो अगर मैं इस वेक्टर को लिखता हूं तो कैसे लिख लूंगा ए बी वेक्टर अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो आएगा, फाइनल है 0 माइनस 2i और प्लस 2 माइनस 0j। तो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, माइनस 2i प्लस 2j। ये हमारा एक वेक्टर हो जाएगा, ये कि जो मेथड नंबर 1 कहलाएगा। ठीक है, अब अगर मैं मेथड 2 की बात करूं तो मेथड 2 कैसे होगा, तो मेथड 2 जो होगा वो कंपोनेंट वाइज लेके हम लोग इसमें काम करने जा रहे हैं। जैसे देखो, ये 2 है, ये 2 है, तो क्या आप इस लेंथ को, तो जो ए बी का मॉड है, क्या आप उसमें 2√2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ये 2 है, ये 2 है, तो 2√2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये साइड्स इक्वल हैं, तो क्या यहाँ पे 45 डिग्री बनेगा? बिल्कुल बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। ठीक है, अब जब बन रहा है तो मैं क्या देख रहा हूं कि ये जो वेक्टर था हमारा, इसको अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज स्मॉल a नाम दे देता हूं, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा ax और एक कंपोनेंट किधर जाएगा, ऊपर ay, है ना। तो कंपोनेंट देखो, थीटा यहां से दिया हुआ है, जिधर से थीटा दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, उधर से हम लोग उसका कॉस से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी a मैग्नीट्यूड कॉस 45 कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ax आ जाएगा, और ay कितना हो जाएगा, a sin 45 आ जाएगा। ठीक है, ay हो जाएगा। और इस ए बी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करते तो कैसे करते, ए बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते ax i प्लस ay j। तो ax कितना हो जाता मेरा, a cos 45 प्लस a sin 45। ठीक है, और a की वैल्यू हम लोग क्या रखे थे, यहाँ पे देखो, जो ये ए बी का मैग्नीट्यूड है, इसी को तो हम लोगों ने a लेट किया था, तो 2√2 था, तो 2√2 cos 45। अच्छा, अब देखो एक बार ध्यान से, यहाँ पे मैंने गलती की थी, ये ax नेगेटिव एक्स एक्सिस में है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो ये माइनस साइन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और ये प्लस में रहेगा, 2√2 साइन 45 जी। ठीक है, तो अब cos 45 और sin 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ए बी वेक्टर कैसे लिख दिया जाएगा, अगर √2 1/√2 होती है तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 2i प्लस 2j। देखिए, तो यहां से अगर दूसरे मेथड से भी हम जा रहे हैं तो भी सेम काम हो रहा है,
और इस मेथड से जा रहे हैं कि अगर हमें पॉइंट्स गिवन है तो आसानी से काम हो सकता है। ये मैंने ऐसे इसलिए कहा कि अगर पॉइंट्स गिवन है तब तो आप आराम से इसको लगा सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि पॉइंट्स गिवन नहीं होते हैं, तो उस केस में हम लोगों को ये मेथड फॉलो करना होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड दिया रहेगा और एंगल दिया रहेगा। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड दिया रहेगा और एंगल दिया रहेगा, और हमें बोला जाएगा कि आप जरा एक काम करिए, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, या इस जो भी वेक्टर गिवन है उसका कंपोनेंट्स निकालिए। तो फिर हम लोगों को ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, एक एग्जांपल मैं इसी तरह से इसी में और दे देता हूँ। जैसे ये आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर से बता देता हूँ। अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो सीधे फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट एक्स कंपोनेंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट वाई कंपोनेंट आई जे के साथ लिख के सॉल्व कर लेंगे। अगर कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन है, लेंथ गिवन है और एंगल गिवन है, ठीक है ना, लेंथ गिवन है और एंगल गिवन है, तो कैसे करेंगे? लेंथ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लेंथ का वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ आई, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ जे, दोनों की वैल्यू पुट किया, वेक्टर आ गया। ठीक है, मैं आपको इसी फिगर में ही एक और दे देता हूं। ठीक है, जैसे ये कोई पॉइंट गिवन है CD वेक्टर, CD वेक्टर गिवन है और ये 3√2 है और ये 45 दिया हुआ है। तो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है CD को। तो CD को देखो जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे? CD वेक्टर जो होगा उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे। एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो इसको हम लोग AX लिख लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल किधर जाएगा? इधर जाएगा ना, ये AX हो जाएगा, और वर्टिकल नीचे जा रहा है। क्यों नीचे जाएगा? ये एरो देखो, एरो का एक कंपोनेंट इधर और एरो का एक कंपोनेंट नीचे, तो AX I तो होगा ही होगा, लेकिन माइनस AY J हो जाएगा। माइनस क्यों? क्योंकि नीचे जा रहा है। तो इसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3√2 cos 45 I माइनस, और ये कितना हो जाएगा? 3√2 sin 45 J, और साइन की √2 रख देते हैं, तो यहां से हो जाएगा कितना? 3I माइनस 3J। देखो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। ठीक है, तो उसके 2 रिप्रेजेंटेशन है, 2 तरीके हैं। एक है ग्राफिकल एनालिसिस और दूसरी है, ये हम कह सकते हैं इसको मैथमेटिकल। ठीक है, ग्राफिकल एनालिसिस और एक मैथमेटिकल एनालिसिस। तो पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू जाते हैं कि ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू कैसे हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स को कर पाएंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू जब जाते हैं, ग्राफिकल मेथड, तो बेसिकली ये क्या होता है? ये टेल टू टिप मेथड है, टेल टू टिप मेथड। कैसे? जैसे यहां पे कोई एक वेक्टर ये A गिवन है, ठीक है ना, और ये कोई वेक्टर B गिवन है, ठीक है, तो जो इसके अंदर में आएगा 2 तरह के लॉ होंगे। एक होगा ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहना चाहता है? ट्रायंगल लॉ कहेगा कि whenever 2 vectors are represent the sides of any triangle, then the sum of these 2 vectors will represent third side of the triangle in opposite direction। कहीं पे 2 sides given हैं जो एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो भाई, ए का ये टेल है, ये टिप है, तो दूसरे वेक्टर को हम क्या करेंगे? पहले के हेड में ले आते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
ये था वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, इसको उठाकर मतलब इसको उठाकर मैंने यहाँ रखा, इसको उठाकर के यहाँ रख दिया। तो तीसरी साइड जो होगी वो क्या होगी, वो रिजल्टेंट को शो करेगी जो कि ए प्लस बी वेक्टर का होगा और अपोजिट साइन में होगा। कैसे, देखो जो हमारा सीक्वेंस है वो इधर से ऐसे जा रहा है, तो वेक्टर आर को भी क्या होना चाहिए था, वेक्टर आर को भी ऐसे एरो बनना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे ना बन करके एरो कैसे बन रहा है, उल्टी डायरेक्शन में एरो बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर आर जो आता है वो वेक्टर ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस लॉ को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, आगे का समझ। अब इसी तरह से दूसरा है पॉलीगन लॉ। अब यहाँ पे 3 साइड गिवन थी, तो इसलिए ट्रायंगल लॉ। अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बहुत सारी साइड्स दे देता हूँ, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, और मैं चाहता हूं सबका समेशन, तो सभी को रिप्रेजेंट करते जाएंगे। दिस इज वेक्टर ए, उठा के तुरंत इसको यहाँ पे रखा, वेक्टर बी आकर के मैंने यहाँ ऊपर रख दिया, वेक्टर सी, इसको उठा करके वेक्टर डी, और फिर रिजल्टेंट चाहिए। तो देखो डायरेक्शन ऐसी चल रही है तो ऐसे एक वेक्टर आ सकता है, लेकिन नहीं, हमें रिजल्टेंट जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, अपोजिट नेचर में मिलेगा। वो वेक्टर आर इधर आएगा, और इस केस में कितना हो जाएगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। तो ये हो जाएगा पॉलीगन लॉ। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आए होंगे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है और पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज को देख लीजिए, है ना। तो जब हम लोग मैथमेटिकल मेथड में जाते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है ना, पैरेललोग्राम यही है बेसिकली, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इस चीज को जरा ध्यान से सुनिएगा कि आखिर इसमें क्या है। Whenever two vectors represent as the sides of parallelogram, जैसे कोई एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये वेक्टर बी है जिसने एंगल थीटा बनाए रखा है, तो ये दोनों साइड्स क्या है, पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो मैं वेक्टर ए को क्या करता हूं, मैं वेक्टर ए को भी उठा करके ऐसे ही सुपर इम्पोज कर देता हूं, और वेक्टर बी को उठा करके भी ऐसे मैंने कर दिया। तो देखो मुझे यहाँ पे क्या हो गया, मुझे पी क्यू आर एस एक मुझे पैरेललोग्राम वेक्टर मतलब पैरेललोग्राम मिल गया। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि whenever two sides represents the two vectors represents the side of parallelogram, then there one diagonal between them, the longest diagonal, दो diagonal होंगे, एक smaller होगा एक long होगा। ठीक है ना। तो longest diagonal will be represent the sum of vector a plus b। ये है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। मैं क्या करता हूं, एक बार इसमें स्टेटमेंट फिर से दे देता हूं। Whenever two vectors represents the sides of parallelogram, then their resultant will be represented by the one of the longest diagonal या one of the diagonal between these two vectors। ठीक है, तो आप ये स्टेटमेंट को देख सकते हो। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि सर ये हम लोग ठीक है, ये अगर रिजल्टेंट है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और कितने एंगल से जाएगा, ये सारी चीजें अगर देखनी है तो हम लोग थोड़ा सा अपने मैथमेटिक्स पे आते हैं। ठीक, तो उसके लिए हम लोग देखो बात करेंगे और फिगर देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक ये फिगर बना हुआ है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दीज आर रिप्रेजेंटेड द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, और इन दोनों वेक्टर्स को हम लोग ट्रांसफॉर्म किया हुआ है दो जगह पे। तो ये कंप्लीट PQRS हमारे पास पैरेललोग्राम बन के रेडी है। ठीक है, तो जो इनके बीच के जो एक डायगोनल होगा वो हमारे वेक्टर को रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जो किसने अल्फा एंगल बनाया हुआ है हॉरिजॉन्टल वेक्टर से। तो इस केस में हम लोग क्या देखेंगे कि जो वेक्टर बी यहाँ पे अगर एंगल थीटा बना रहा है तो यहाँ पे भी एंगल थीटा
बनाएगा तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे इस वेक्टर के। देखो ये वाला कंपोनेंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, b cos थीटा, इसको हम लोग t नाम दे देते हैं, और जो यहां से हो जाएगा ये हो जाएगा b sin थीटा। ठीक, तो अब मेरे पास एक ट्रायंगल आ गया, अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक मेरे पास ट्रायंगल आ गया है, कौन सा, PRT। PRT मेरे पास एक ट्रायंगल आ गया है, तो हम लोग लिखेंगे कंसीडर ट्रायंगल PRT एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू RT का स्क्वायर प्लस PP का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब PP की वैल्यू कितनी होगी, A प्लस B cos थीटा है ना, तो यहां से कितना होगा, पहले तो ये देखो R का स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर प्लस B sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको और इसको कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अकेला बचेगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो R स्क्वायर जो आ जाएगा दैट विल बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB cos थीटा, दिस इज द रिजल्टेंट। ठीक है, अगर आप इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करते हो तो जो मॉड R आएगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB cos theta, where theta is the angle between vector A and vector B, and these are AB are magnitude and this R will be magnitude of this vector। ठीक है, फॉर डायरेक्शन कि अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए अल्फा तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर डायरेक्शन। तो देखो इसी ट्रायंगल को कंसीडर करना है, ट्रायंगल PRT, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी RT अपॉन PT, तो ये कितना हो जाएगा, B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद करने में अगर प्रॉब्लम हो तो मैं आपको सीधे लॉजिक देता हूं बेटा, कि जिस वेक्टर से मतलब जो हमारा कह सकते हो जिस वेक्टर से अल्फा नहीं बना है, जिस वेक्टर से अल्फा नहीं बना है उसको ऊपर साइन के साथ लिया जाएगा, और जिसके साथ अल्फा बना हुआ है उसको नीचे कॉस के साथ लिया जाएगा। ये आपके लिए आसान तरीका हो जाएगा लर्न करने का। ठीक है, तो एक बार बीच में आप हम लोगों ने किया, कैसे किया ये बता देता हूँ। एक साइड्स, दो वेक्टर्स थे ए बी, जो साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे थे पैरेललोग्राम को, उनके बीच से जाने वाला जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ट्रायंगल ले लिया PRT, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, सॉल्व किया, हमारा फॉर्मूला आ गया रिजल्टेंट का, R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। और अगर मान लीजिए एंगल की बात करें कि किस एंगल पे लग रहा है मेरा, तो फॉर्मूला आता है B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स को लेकर के, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला जैसे कि आपने फॉर्मूला देखा R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा होता है। ठीक है, तो कब दो वेक्टर्स का समेशन का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, ये सारी चीजें कैसे देखेंगे। तो बेटा ध्यान से सुनना, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम तब होगी, डिसाइडिंग फैक्टर है cos थीटा, और cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, +1 होती है मैक्सिमम। आपने देखा होगा -1 से +1 होता है, तो मैक्सिमम कितना हुआ, +1 हुआ। तो जैसे ही +1 हुआ तो हम लोग देखते हैं कि R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB हो जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं R मैक्स जो होगा वो हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट, तो जैसे ही करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, R मैक्स की वैल्यू A प्लस B आ जाएगी।
ठीक है ना। यानी क्या होना चाहिए, cos थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 0 होनी चाहिए। ठीक है ना, cos थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ताकि दोनों वेक्टर्स का सम हो सके। एग्जांपल, अगर आपने आपके घर में एक ब्लॉक रखा है, हिल नहीं रहा किसी से, तो आपने क्या किया, दो लोग हैं आप लोग, एक ने लगाया 10 न्यूटन, एक ने लगाया 5 न्यूटन, तो उस समय ये मैक्सिमम फोर्स रहेगा और एफ नेट कितना आएगा, 15 न्यूटन आ जाएगा। तो यहां से देखो डायरेक्ट सम हो रहा है, ठीक, और वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि फॉर मिनिमम वैल्यू कि मैक्सिमम तो निकल आया, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बेटा ध्यान से सुनो कि मिनिमम वैल्यू cos थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है। cos थीटा की भी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है, और -1 कब होता है, थीटा की वैल्यू जब 180 डिग्री होती है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यहां से देखो r जो आएगा वो हो जाएगा √a² प्लस b² माइनस 2ab हो जाएगा, और जैसे ही माइनस हो जाएगा तो यहां से आएगा r मिनिमम जो होगा वो अंडर रूट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो r मिनिमम जो होगा वो हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं, वही चीज जो आपकी लगी हुई है। मान लीजिए किसी ब्लॉक को जब हटाना था तो आपका छोटा भाई शरारत करने की वजह से आपकी तरफ फोर्स ना लगा करके दूसरी डायरेक्शन में लगा देगा, तो इस समय जो एफ नेट होगा वो क्या हो जाएगा, 10 - 5 बोले तो 5 न्यूटन हो जाएगा, जो कि सबसे कम लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 180 है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर मान लेते हैं हम बात करते हैं कि थर्ड पॉइंट कि सर अगर 180 ना करके मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊं, मतलब ये कोई ब्लॉक था, कोई आदमी आया और वो एक इधर फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन और एक आदमी ऊपर की तरफ 10 न्यूटन लगा रहा है, तो क्या होगा। ठीक, तो देखो भाई, अगर आपकी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0। तो r की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी a² प्लस b²। तो देखो ये रिजल्टेंट हो जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, और ये रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आएगा, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन किधर जाएगी, मतलब ये तो कंफर्म है कि सर एफ नेट तो रिजल्टेंट इधर लग गया है ना, और कितना लगेगा, 10 प्लस मतलब 10² प्लस 10², तो ये 10√2 न्यूटन आ जाएगा। लेकिन अब इसका कॉम्पोनेंट किस डायरेक्शन में लगेगा, ये अल्फा कैसे निकाले, है ना, तो आपने पढ़ा है ना, tan अल्फा = परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर कंपोनेंट लेते हैं 10 न्यूटन, कितना है 1, यानी अल्फा की वैल्यू 45। तो यानी हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इफ टू आइडेंटिकल वेक्टर्स मींस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग perpendicularly, two vectors having same magnitude acting perpendicularly, then their resultant will be angle bisector, ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ मतलब वेक्टर a प्लस वेक्टर b जो होगा वो वेक्टर b प्लस वेक्टर a होगा। सिंपल सी बात है भाई, 7 + 3 करो या 3 + 7 करो, ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ये ब्रैकेट लगाने वाला, अगर किसी ने कुछ इस तरीके से किसी ने लिख दिया, ठीक है ना, तो ये भी फॉलो करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। 5 3 2 ले लो, तो 3 + 2 करोगे तो 5 आया, और 5 ऐड कर दिया तो भी कितना है, 10 आया। तो यहाँ पे 5 3 कर दो 8 आ जाएगा, 8 में 2 ऐड कर दो तो भी 10 आ जाएगा। तो ये चीज को भी फॉलो करेगा। ठीक है, और एक मैं यहाँ पे पॉइंट बता रहा हूं। अब थर्ड पॉइंट ये है कि मिनिमम 3 अनइक्वल वेक्टर्स रिक्वायर्ड whose
वेक्टर सम इज 0। भाई मिनिमम 3 वेक्टर चाहिए जिनका वेक्टर सम 0 हो जाए। क्यों? तो देखो बेटा, 2 वेक्टर का इक्वल वेक्टर्स है तब तो 0 सम मतलब पॉसिबल है। जैसे मैं अपने यहाँ बताया था कि अगर यहाँ पे भी 10 न्यूटन लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन लग रहा है, तो क्या होगा, इसका तो वेक्टर सम 0 आ जाएगा। लेकिन ये कितने हैं? दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक ना, मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम ना हो तो कितने मिनिमम चाहिए? तो उस केस में 3 चाहिए। कैसे? अगर मान लीजिए यहाँ पे देखो एक फोर्स लग रहा है F, यहाँ पे भी लग रहा है, दोनों का रिजल्टेंट क्या, √2F इधर लगेगा। और अगर मान लीजिए √2F लगा तो यहाँ पे भी अगर मैं कोई एक F डैश लगा दूं जो कि कैसा हो जाएगा, √2F है, तो आप देखो क्या हो सकता है कि इस बॉडी में लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना इधर है उतना ही फोर्स इधर है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप समझ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल्स पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है ना, तो उस पेज को देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन गिवन है बेटा आपके सामने, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि P और Q 2 मैग्नीट्यूड थे वेक्टर्स के, जिनका नॉर्मल समेशन जो है वो 18 न्यूटन है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। रिजल्टेंट बोले तो R जो होगा वो कितना होता है, √p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा, ये होता है, ठीक है। और ये कितना गिवन है, ये गिवन है 12 न्यूटन, ठीक है, कोई बात नहीं, ये गिवन है। और कह रहा है इफ रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द स्मॉलर मैग्नीट्यूड। तो बेटा अगर मैं ये देखो P ले लेता हूं, P वेक्टर, कहीं ना कहीं ये Q इधर होगा, तभी तो रिजल्टेंट जो हमारा बन रहा है वो परपेंडिकुलर बन रहा है विद P से, ठीक है ना, ये देखो ये रिजल्टेंट R है, ठीक है, और थीटा हमारा कहां से, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक। तो कह रहा है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर, ठीक। तो इससे हम लोग एक तरह कंक्लूजन पे जाएंगे। इससे जब कंक्लूजन पे जाएंगे तो क्या होने वाला है, tan अल्फा फॉर्मूला होता है ना, और जिससे एंगल नहीं बन रहा होता है उसका साइन लिया जाता है Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा हो जाएगा। tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q साइन थीटा, ठीक है। अब इंफिनिटी का मतलब ये नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया, 0 हो गया ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड। तो अगर ये इंफिनिटी है तो मतलब क्या हो जाएगा, ये P प्लस Q cos थीटा जो है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो Q cos थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो -P हो जाएगी, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ Q cos थीटा इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। तो यहां आप लिखेंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, 144 रहेगा ही, क्योंकि भाई स्क्वायर कर देंगे तो आसान हो जाएगा। P 144 इज इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2P और ये -P हो जाएगा, है ना, बोलो भाई क्लियर है। तो जैसे ही करेंगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व, तो ये कितना हो जाएगा, 144 इज इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा, -2p² आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q² माइनस P²। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 144 इज इक्वल टू Q प्लस P, Q माइनस P, ये हो जाएगा। Q प्लस P कितना गिवन है, 18। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं Q माइनस P जो आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 18 आ जाएगा, ठीक है, जो कि कितना होगा, अगर मैं कैंसिल करूं, इस 2 से कैंसिल करता हूं सपोज, तो 7 2 9, ठीक है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन, Q माइनस P आ जाएगा 8 न्यूटन, ठीक है। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं कैसे किया हम लोगों ने।
नॉर्मल जो एडिशन है वो 18 न्यूटन गिवन है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन गिवन है, और खास बात जो गिवन है वो क्या गिवन है कि जो स्मॉलर वेक्टर है उससे 90 डिग्री पे है रिजल्टेंट, तो यानी अल्फा की वैल्यू गिवन है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस कॉस थीटा लगाया। जो अब ये इन्फिनिटी है मतलब नीचे वाला टर्म क्या हुआ होगा, जीरो हुआ होगा, तो यहां से इसकी वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया। तो मेरे पास दो इक्वेशन है, q माइनस पी इधर है, q प्लस पी इधर है, तो दोनों को सॉल्व करते हैं और रिजल्टेंट लेके आएंगे। कितना आ गया देखो ध्यान से। अब यहाँ फर्स्ट है ये, और ये इक्वेशन को मान लेते हैं हम लोग को जो भी थी, थर्ड मान लिया था, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे q माइनस पी, इसको q प्लस पी, q माइनस पी, कितना गिवन है ये 8, सॉल्व किया, ये कैंसिल हो गया, 2q इज इक्वल टू 26, q की वैल्यू आ गई 13 न्यूटन। q की वैल्यू अगर 13 है तो p कितना होगा, तो बस फर्स्ट में रख देंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा, p इज इक्वल टू 18 माइनस 13 दैट इज 5 न्यूटन। तो p हो जाएगा 5 न्यूटन और q हो जाएगा 13 न्यूटन। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा, ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी। तो पहले तो रिजल्टेंट इसका निकाल लें, बहुत आसान होता है, सीधे सीधे आई को आई के साथ जोड़ो, माइनस जे माइनस के, दिस इज द रिजल्टेंट। मान लेते हैं ये वेक्टर कहीं ये रहा होगा। अब हमको इसी डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट चाहिए, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर ये r वेक्टर है तो हमें ये r कैप चाहिए। तो सिंपल सी बात है भाई, वेक्टर r डिवाइडेड बाई मॉड r, वेक्टर r कितना 4i माइनस जे माइनस के डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट आई कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4i माइनस जे माइनस के अपॉन 16 प्लस 2 18। तो ये वेक्टर जो आएगा दैट विल बी along the direction of resultant but magnitude is 1, ठीक है। तो ये है, देख लीजिए इसको। अब बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर किसी व्हेन वेक्टर x एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a प्लस b गिव अ यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, ठीक, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x वेक्टर। तो ठीक है, लेट कर लेते हैं हम लोग, इसमें सॉल्यूशन में लेट कर लेंगे कि जो हमारा x वेक्टर होगा वो क्या होगा, ai प्लस bj और प्लस ck हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा वेक्टर हम लोगों ने लेट कर लिया, ठीक। अब कह रहा है दो, इसको कहां पे किया गया, एडेड टू द रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट पहले देख लेते हैं कितना आएगा। रिजल्टेंट आया 5i, इसका और इसका समेशन करेंगे, -5 को 4j से करेंगे तो -j आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4k आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर्स को जब ऐड किया जाता है तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस कितना होता है ये पता है आपको, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस ये होता है j कैप, ये मिल रहा है इन दोनों के एडिशन से। तो j कैप इज इक्वल टू वेक्टर r प्लस वेक्टर x, तो कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 5 प्लस ए, 5 प्लस ए आई कैप प्लस b माइनस 1 जे कैप प्लस 4 प्लस सी के कैप और यहां से है जे कैप। जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे कि 5 प्लस ए इज इक्वल टू है 0, तो a की वैल्यू है -5, ठीक है। फिर यहां से जब कंपेयर करेंगे
तो b माइनस 1 जो है वो 1 के बराबर है, मतलब b है 2। और 4 प्लस c, जब 4 प्लस c इज इक्वल टू 0 है तो c बराबर है -4 के। तो जो हमारा वेक्टर हम लोगों ने लेट किया था वो वेक्टर x जानते हो कितना आ जाएगा, वो वेक्टर x जो होगा दैट विल बी -5i प्लस 2j -4k। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द आंसर। ठीक है, देख लो हम लोगों ने बहुत आसान क्वेश्चन है, इन दोनों का समेशन किया, फिर x को ऐड कर दिया, यूनिट वेक्टर मतलब हमें y से j मिल गया, और फिर इस तरह से हम लोगों ने कंपेयर करके x वैल्यू निकाली। ठीक है, देख लीजिए। अब बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b गिवन है, कह रहा हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड तो b के बराबर हो लेकिन डायरेक्शन जो है a की हो, पैरेलल टू a। तो सिंपल सी बात है, हमें डायरेक्शन a की चाहिए, तो a का हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा जो कि वेक्टर a अपॉन वेक्टर मॉड a होता है। तो यानी 3i प्लस 4j अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 25 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, तो यानी हो जाएगा 3/5i प्लस 4/5j। ये यूनिट वेक्टर हो गया। और एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड v का हो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं वेक्टर c एक ऐसा था जिसमें मैग्नीट्यूड किसका है, b का है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो a कैप की है। तो मैग्नीट्यूड कितना हुआ, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 25। कैसे आया ये देखो, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये हुआ। और इसकी वैल्यू रख देते हैं 3/5i प्लस 4/5j। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 आएगा। तो 3/5i प्लस 4/5j, तो 5 बचेगा क्योंकि ये 5 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, जो वेक्टर c होगा दैट विल बी 15i प्लस 20j। और आप देख लीजिए इसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा ना वो किसके बराबर होगा, b मैग्नीट्यूड के बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि किस एंगल पे ये दो फोर्सेस लग रहे हैं जिससे रिजल्टेंट जो होगा √3p² प्लस q² आ जाए। तो बेटा बहुत आसान, लेट कर लो कि F1 जो है वो p प्लस q है और F2 जो है वो p माइनस q है, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √F1² हो जाएगा प्लस F2² हो जाएगा प्लस 2F1 F2 cos थीटा हो जाएगा। यानी हमें ये चाहिए, सब कुछ गिवन है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा √3p² प्लस q² √p प्लस q का स्क्वायर p माइनस q का स्क्वायर 2p² माइनस q² हो जाएगा इनटू cos थीटा। अब ये ओपन कर दो पूरा, तो ये हो जाएगा 3p² प्लस q²। तो अब यहाँ से कुछ कैंसिल करना पड़ेगा, तो उठाते हैं p² प्लस q² प्लस 2pq थीटा pq प्लस p² प्लस q² माइनस 2pq। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 2p² माइनस q² cos थीटा। तो यहाँ से ये चीज कैंसिल हो जाएगी, इधर ले आओ इनको, तो देखो 2p² आएगा और ये 2q² आएगा। तो यहाँ से जैसे ही किया तो p² माइनस q² में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से 2p² है, जब इधर आएगा तो p² बचेगा, यहाँ 2q² है तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 2p² माइनस q² cos थीटा। ये यहाँ से कैंसिल हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा देखो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हैं जो करेंगे, और देखिए सेक्शन में शीट है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक,
तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस तरह से वेक्टर एडिशन के आज हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं। आज हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखा है, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट टर्न में हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।